अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। नाजरीन, पिछली हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई, निगरान हुकूमत आ चुकी है, टेक ओवर कर चुकी है पाकिस्तान पे और निगरान हुकूमत के आते साथ ही कराची स्टॉक मार्केट में प्लस से माइनस हो गई है। इसके अलावा अगर बात करूँ इंटर बैंक और ओपन मार्केट में दोनों जगह डॉलर की कीमत में एक बड़ा इजाफा देखने में आया है। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, इंटर बैंक में भी डॉलर मुसलसल बढ़ने लगा है। इसके अलावा रुपए की बेकदरी और इस रुपए की बेकदरी की वजह से तिजारती सरगर्मियों में हलचल मच चुकी है। नाजरीन, आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि निगरान हुकूमत के आते साथ ही पेट्रोल बम आवाम पर गिर चुका है। कल हम लोगों ने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि 10 से 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन आज एकदम पेट्रोल की कीमत में बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल 17.50 रुपए महंगा हुआ है और डीजल की कीमत में 20 रुपए इजाफा किया गया है। अवाम इस हवाले से बहुत ज़्यादा रंजीदा दिखाई देते हैं। अवाम की जानिब से बारहा दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। नई हुकूमत ने आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की नई कीमत जो है इस वक्त 290 रुपये 45 पैसे मुकर्रर है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत इस वक्त 293 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई है। अवाम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, आपको भी दिखाते हैं। ये चीज़ होनी थी क्योंकि उन्होंने जाहिर सी बात है अपने ऊपर बुखार नहीं डालना। निगरां वज़ीर आज़म आएंगे, वो सारा कसूर उन्हीं का होगा कि 20 रुपये बढ़ा दिए। भाई निगरां वज़ीर आज़म उतरे और ये 20 रुपये बढ़ गए। आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल, हर चीज़ में तो पैसे बढ़ रहे हैं। बंदे की तनख्वाह उतनी की उतनी है, कहाँ जाएगा बंदा? महंगा कितना भी हो, क्या आवाम क्या कहाँ जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। ये हुक्मरान बड़े मगरमच्छ हैं भाई। ये तो जुल्म होने का ही है भैया, इसके जवाब तो चारा नहीं है। फिर बढ़ाएंगे, फिर 20 रुपये कम करेंगे, फिर बढ़ा देंगे। आवाम खाली देखेगी और कुछ कर नहीं सकती आवाम। बस यहाँ की आवाम में अभी शऊर नहीं है। शऊर हो ना तो फिर इसके बाद पता चले कि क्या है और क्या नहीं। खाने को तो है नहीं, मतलब पेट्रोल पे पैसे ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे, क्योंकि इनकी तो अपनी जायदादें बनी हुई है ना, गरीबों का तो कोई ख्याल नहीं है। बहुत जुल्म है। ये पेट्रोल डाले या बच्चों को पाले या रोजगार करें। हम लोग 500 का पेट्रोल डालते हैं, दिहाड़ी हम लोग का 700 रुपये। ये आते रहेंगे और अपनी जेबें भरते रहेंगे, आवाम का कुछ भी नहीं सोचेंगे। बेहाल है आवाम। जश्न आज़ादी तो मना ली, लेकिन कोई रिलीफ तो नहीं दिया पाकिस्तान के खिलाफ, और बल्कि दूसरे दिन टैक्स ही बढ़ा दिया, बल्कि पेट्रोल में ला गए। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया आवाम का इस हवाले से क्या कहना है। आवाम का मुसलसल इस हवाले से ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है, गरीब आवाम को बिल्कुल भी किसी कदर भी रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। और पिछली हुकूमत ने भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, निगरान हुकूमत आई, निगरान हुकूमत की जानिब से भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है और एकदम एक बहुत बड़ा इजाफा किया गया है। नाज़रीन, चीनी कौंसल जनरल से बिजनेस कम्युनिटी की अहम मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात के हवाले से भी हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सीपैक को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी, ऐसा कहना है चीनी कौंसल जनरल का। उन्होंने कहा है कि चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी ने भी इस हवाले से काफ़ी एतमाद का इजहार किया है। मुलाकात ओवरऑल काफ़ी खुशाइंद रही है। चीनी कौंसल जनरल और बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान का इस हवाले से क्या कहना है वो भी आपको सुनवाना चाहूँगी। To talk with us and to celebrate your successful visit to China, and also to talk about the future cooperations in chemical and dye industries. And we hope that with the development of CPEC, and we can provide more opportunity. ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा इवेंट हुआ है कि सीजी ने 40 के करीब लोगों को बुलाया है और हमें इज़्ज़त दी और बड़ा अच्छा माहौल था। बड़े अच्छे माहौल में बात हुई और बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस हुई, वीज़ा से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड। होपफुली ये लग रहा है कि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी और इससे बिज़नेस भी चाइना से हमारा बढ़ेगा। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी इस हवाले से एतमाद में नज़र आई है। बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से इस मुलाकात को काफ़ी खुशाइंद करार दिया गया है। अच्छा, मुल्क भर में जारी महंगाई के सुनामी से जश्न आज़ादी की तैयारियां शदीद मुतासिर हुई थी। जश्न आज़ादी अब से 2 दिन पहले था और जश्न आज़ादी पर पिछले अगर साल की बात करूं तो पिछले साल यौम आज़ादी पर 20 अरब रुपए की सेल हुई थी, जबकि इस साल वो सेल लगभग 5 अरब रुपए तक जो है वो महदूद होकर रह गई है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अवाम ने कुछ भी नहीं ख़रीदा। यौम आज़ादी पर ताजरों की 80% सेल महंगाई के सबब गिर गई है। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने भी इस हवाले से अपना एक स्टेटमेंट दिया। उनका क्या कहना था वो भी आपको सुनवाना चाहूंगी। मुल्क के 76वें यौम आज़ादी पर ताजरों के लिए और जश्न आज़ादी का सामान फरोख्त करने वालों के लिए जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा मनफी रही, माजी के मुकाबले में खरीदारी 5 से 6 अरब तक महदूद रही, जबकि यौम आज़ादी पर पिछले साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खरीदारी की गई। इस मरतबा अनगिनत ताजरों का 80% तक सामान बच गया। मुआशी तौर पर मालियाती मसाइल के तहत
जश्न आज़ादी पर खरीदारी ना करना या ताजरों का नुकसान। यौम आज़ादी पर ताजरों की 80% सेल कम हुई है। आपने मुलाहिजा किया अतीक मीर साहब का इस हवाले से क्या कहना था? नाज़रीन, एक जानिब तो महंगाई की वजह से सेल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है, हर तबका ही इस वक्त महंगाई की लपेट में है। दूसरी जानिब पेट्रोल डीजल के बाद अब एक बार फिर से गैस बम गिरने को तैयार है, यानी कि गैस महंगी होने का खदशा जाहिर किया गया है। LPG की कीमत में दोबारा इजाफे की तैयारी कर ली गई है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है। हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, जबकि दूसरी जानिब मुल्क में जारी माशी बहरान ने बड़ी सनतों की तरक्की को भी मुंजमद कर दिया है। बड़ी सनतों की तरक्की की शरह -10% हो गई, यानी कि 10% गिर चुकी है मनफी। और इसके अलावा कारोबारी तबका हिजानी कैफियत में मुब्तला है, शदीद परेशान है कारोबारी तबका, और शेयर होल्डर्स ने सुमित बैंक लिमिटेड का नाम बदलने का फैसला किया है। ये भी एक खबर है नाज़रीन, सुमित बैंक लिमिटेड से नाम बदलकर बैंक मुकरमा लिमिटेड रखने की मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि मुत्तहदा अरब इमारात के नासिर अब्दुल्ला हुसैन लोता ने सुमित बैंक के हिस्से खरीद लिए हैं। ये भी एक खबर थी जो कि नाज़रीन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम लोग आज प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी। हमजा, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, स्टॉक मार्केट के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कैसा रुझान रहा? कराची स्टॉक मार्केट का जब आगाज़ हुआ तो हमने देखा कि ग्रीन स्किल के साथ हुआ सरमायाकारी का रुझान देखा गया, लेकिन जैसे जैसे ट्रेडिंग बढ़ती रही, करेक्शन आती रही ट्रेडिंग के दौरान, और बिल आखिर कराची स्टॉक मार्केट प्लस से माइनस हो गई। 400 पॉइंट्स की इसमें कमी देखी गई। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि सरमायाकार इंतहाई महदूद हो गए, और बहुत सारी इसकी वजूहत हैं। देखिए, एक तो वैसे ही मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पे ट्रेड हो रही थी, उसमें करेक्शन तो ड्यू थी। फिर सेकंड वन ये है कि जैसे ही निगरां हुकूमत आई, अभी तो खैर निगरां हुकूमत का मुकम्मल सेटअप नहीं आया है, खैर बहरहाल निगरां हुकूमत में वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया, और उन्होंने आते ही जो पेट्रोल बम गिराया उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कराची स्टॉक मार्केट में भी देखा गया। जाहिर सी बात है, जब गुज़िश्ता हुकूमत जा रही थी तो तकरीबन 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हुआ, और अब तकरीबन 17.5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया। तो ये एक महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 40 से 42 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इससे एक इन्फ्लेशन की नई लहर आएगी, और इससे जो FMCGs कंपनीज़ हैं उनकी सेल पे फ़र्क आएगा। तो इसका हमने एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा। और फिर कराची स्टॉक मार्केट में करेक्शन जो आई 100 इंडेक्स में 48,400 48,500 के लेवल पे वो ट्रेड हो रहा था, और फिर इख्तिताम 48,100 पर हुआ, और 419 पॉइंट्स की इसमें कमी देखी गई। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो 224 ऐसी कंपनीज़ थी जो रेड स्किल पर ट्रेड हुई, और 88 कंपनीज ऐसी थी जो हमने देखा कि ग्रीन स्किल पर ट्रेड हुई। ओवरऑल 19 मिलियन वॉल्यूम आज रिकॉर्ड हुए। रिफाइनरी सेक्टर पे सरमायाकारी देखी गई, इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखी गई, IT सेक्टर में देखी गई, बैंकिंग सेक्टर में देखी गई। बहरहाल सेकंड सेशन में सरमायाकारी को हमने महदूद होते हुए देखा, और कराची स्टॉक मार्केट प्लस से माइनस बंद हुई। कराची स्टॉक मार्केट प्लस से माइनस पर आज ट्रेड की, और नाजरीन ने इंटर बैंक और ओपन मार्केट में दोनों में ही डॉलर की कदर में एक बड़ा इजाफा देखने में आया है। हमजा, कल भी डॉलर की कदर में एक इजाफा देखने में आया था, आज भी डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आया। पिछली हुकूमत ने डॉलर को लगता है कंट्रोल करके रखा हुआ था, जैसे ही निगरां हुकूमत आई है डॉलर की कदर में एक बार फिर से बड़ा इजाफा देखने में आया। आज कितना इजाफा हुआ? देखिए, इंटर बैंक मार्केट में डॉलर का आगाज़ हुआ 291 रुपये 51 पैसे से, उसमें 3.5 रुपये का हमने देखा कि इजाफा हुआ, और 295 रुपये पे इंटर बैंक में डॉलर पहुंच गया, यानी 3.5 रुपये की इजाफे के बाद इंटर बैंक में डॉलर 295 रुपये का हो गया है। लेकिन 2 दिन में इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में बड़ा फ़र्क हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 7 से 7.5 रुपये का फ़र्क आ गया इंटर बैंक में। डॉलर की कीमत 7 साढ़े 7 रुपये बढ़ गई है, रुपये पर मुस्तकिल दबाव है। लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत ने जैसे तैसे करके इसको कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब जाहिर सी बात है नई हुकूमत आई है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, पेमेंट्स हमने करनी है, इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ हैं, फिर जाहिर सी बात है अनसर्टेनिटी है, इसका जो प्रेशर है वो रुपए पर मुस्तकिल है, और तकरीबन 7 साढ़े 7 हज़ार कंटेनर पोर्ट पर इस वक्त मौजूद है जिनकी हमने डॉलर्स में अदायगियाँ करनी है। और फिर LC के मसाइल जू के तू हैं, इंपोर्टर्स को आज भी LC खुलवाने के लिए कमर्शियल बैंकों के सामने मिन्नत समाजत करनी पड़ी है, और कमर्शियल बैंक इंटर बैंक के रेट को सामने रखते हुए LC नहीं खोल रहे, बल्कि इसमें 2-3 रुपये आप वो अपना मार्जिन रख रहे हैं। यानी अगर 295 रुपये का इंटर बैंक में डॉलर है तो 298 299 में जाके इंटर बैंक में LC खुल रही है, और शदीद मुश्किल आते हैं। और इसी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ओपन मार्केट में आया, और ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये से बढ़कर 306 रुपये का, यानी 6 रुपये का इजाफा हुआ है। अब इंटर बैंक
और ओपन मार्केट का जो गैप है IMF की शराइत के मुताबिक जो कि हमने कम रखना है 1.25%, वो मुस्तकिल बढ़ रहा है और इसी की वजह से ब्लैक मार्केट को तकवीत में ले रही है और ग्रे मार्केट में इस वक्त डॉलर का रेट 320 रुपये पे चला गया है, जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंसेज डिस्टर्ब होंगी फ्यूचर में और कोई भी पाकिस्तानी जो बाहर बैठा हुआ है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू डॉलर नहीं भेजेगा। तो ये तमाम अवामिल हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में रुपये की कदर को मजीद बेकदर करेंगे और इम्पोर्ट बिल की अदायगी हमारे सरों पर हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा मौजूदा सेटअप के लिए कि वो इंटर बैंक के अंदर रुपये की कदर को कंट्रोल करे और मजीद डेप्रिशिएट होने से बचाए। यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज होगा निगरान हुकूमत के लिए। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमीन यूसुफ साहब, माशी तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपके कीमती वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि पिछली हुकूमत ने तो पेट्रोल की कीमत और डॉलर की कीमत दोनों को ही कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन जैसे निगरान हुकूमत आई है एकदम पेट्रोल और डॉलर की कीमतों में इजाफा, एक बड़ा इजाफा देखने में आया है और दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है डॉलर की कीमत में। आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा पिछली गवर्नमेंट थी वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, ये तो इंटीरियम गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट तो हमेशा नहीं रहना है, ऑब्वियसली उन्होंने तो मेजर्स लेने। और जैसे IMF से आपने अगर सारी चीजें कमिटमेंट्स की तो आपको पूरी ऑनर करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्राइसेस भी ऑयल के ऊपर नीचे हो रही है तो उसको भी आपने देखना है, मनजर रखना है। प्लस आपके पास रिजर्व्स नहीं है, जो अभी हमजा भी कह रहे थे कि आपके पास ओपन मार्केट में उसमें इतना डिफरेंस है, बाहर से आपके पास रेमिटेंस नहीं आ रही है और इम्पोर्टर्स को बहुत मुश्किल हो रही है। देखिए, इसमें एक और चीज भी है, बैंक जो है जिसके डिपॉजिट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको एडवांटेज देता है, उनको आसानी से चीजें मिल जाती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो जाते हैं। अदरवाइज बहुत इशू आ रहा है इम्पोर्ट साइड पे भी। तो ये इससे देखिए ये चीजें बहुत मुश्किल में हम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब तक आपके पास देखिए रेमिटेंस नहीं आएगी, आपका जो गैप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं होगा, कम नहीं होगा, जब तक आप प्रॉब्लम में रहेंगे। उसकी एक सोल्यूशन है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और प्लस जो ओपन मार्केट में जो इस तरह से चीजें हो रही है उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, उसको विजिलेंट रहने की जरूरत है स्टेट बैंक को कि किसकी बाइंग हो रही है, कौन बाइंग कर रहा है। बल्कि मैं तो इवन कह रहा हूँ कि इसमें जो है ना बैंक्स में ऐसे काउंटर होने चाहिए जो एक्सचेंज आपको वहीं से बैंक से मिले, क्योंकि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके कोई भी बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। इंडिविजुअल्स की बाइंग है, सेलिंग है, ये कंपनीज की बाइंग है, कौन ले रहा है, कौन फरोख्त कर रहा है, कौन ले बेच कर रहा है, तो उसकी भी एक पूरी रिपोर्ट डेली बेसिस पे स्टेट बैंक को जानी चाहिए करेंसी कंपनी से। तो हमें पता तो चले लोगों को कि क्योंकि इतने आसानी से लोग ले रहे हैं, बेच रहे हैं और ये जो सब चीजें हो रही हैं। और प्लस जो गैप हमजा ने बताया कि वो आपने करना है, वो भी गैप भी बरकरार नहीं रह रहा है। इतना बड़ा गैप होगा तो आपके पास बाहर से रेमिटेंस बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा अमीन साहब, कल चीनी कौंसल जनरल से ट्रेड डेलीगेशन की मुलाकात हुई, आप भी उस डेलीगेशन में मौजूद थे। पहली दफ़ा हमने देखा कि इतना बड़ा पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का वफ्द चीनी कौंसल जनरल से उसने मुलाकात की है और बड़ी अच्छी खुशहाल मुलाकात हुई है। केमिकल इंडस्ट्री के बिजनेसमैन वहाँ पर मौजूद थे, आप भी थे। मुलाकात में क्या रहा और चाइना की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, बहुत ज़बरदस्त कल हुआ। एक मेरे ख्याल में हिस्ट्री में इतना बड़ा 40 लोगों का डेलीगेशन कौंसल जनरल ने वहाँ बुला के हमें एंटरटेन किया, हमारे साथ बड़ी अच्छी बातें हुई, सीपैक से रिलेटेड हुई। और केमिकल सेक्टर पे जैसे है कि लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऐसे की जाए, जैसे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जैसे मैं पहले बात कर रहा था, उसके बारे में बहुत बातें हुई हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने बहुत हमें टाइम दिया, 2 घंटे का हमें टाइम दिया और बहुत ज़बरदस्त मीटिंग थी हमारी। और मेरे ख्याल में ऐसे हिस्ट्री में कभी भी नहीं होगा कि केमिकल सेक्टर से रिलेटेड में जो कौंसल जनरल ने हमें एंटरटेन किया हुआ। तो इवन एक ही कि 13 अगस्त को कुछ गवादर में वो इंसिडेंट्स हुए थे और चाइनीज उसको भी हम कंडेम करते हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने हमें इनवाइट किया और हमें एंटरटेन किया। तो मेरे ख्याल में बड़ी जबरदस्त चीज़ है। और मेरे ख्याल में आगे देखें ना, चाइना हमेशा से हमारे साथ रहा है और हमारा सही दोस्त है और हमें हमेशा से प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें देखें ना रिजर्व पर भी हेल्प आउट कर रहा है और हमें इम्पोर्ट में भी हर चीज़ में वो हमारे साथ है। और सीपैक में इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा क्वांटम की इन्वेस्टमेंट है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादातर जो है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो है हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े चाइना को और हमारी इम्पोर्ट से जो बैलेंस है उसको थोड़ा सा हमें कम करने की जरूरत है क्योंकि डेफिसिट बहुत बड़ा है। अच्छा अमीन साहब, आखिर में ये बता दें कि आज हमने करेक्शन देखी ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पॉजिटिव स्केल के साथ 100 इंडेक्स खुला, फिर माइनस हो गया 400 पॉइंट्स की नफ़ी के साथ। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ट्रेडिंग का क्या अहवाल होगा? देखिए, आज तो उसका रिएक्शन तो आप देखें ना, ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप देखेंगे आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट हो सकती है। ऑब्वियसली फ्यूचर न्यूज़ को मार्केट में जो भी फ्यूचर न्यूज़ आगे आ रही होती, न्यूज़ आ रही है उसके बेस पर मार्केट परफॉर्म कर रही होती, तो ऑब्वियसली वो तो एक करेक्शन तो आनी थी मार्केट में। लेकिन ये जो करेंसी की जो अप एंड डाउन हो रही है, बहुत ऊपर जा रहा है, आपका रुपये वीक हो रहा है, देखिए उसका एक इम्पैक्ट और भी आएगा।
एक तो ये आएगा और उसका इन्फ्लेशन के नंबर्स आपके फर्दर और बढ़ सकते हैं। तो इस पे जो है ना वॉच करने की जरूरत है स्टेट बैंक को, खास तौर पे जैसे मैंने पहले बताया कि विजिलेंट रहने की जरूरत है कि इतनी बाइंग एंड सेलिंग कौन कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर हमारे हाथ से चीजें निकल जाएंगी तो एक तो महंगाई इतनी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमीन यूसुफ साहब, माशी तज्जियाकार हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी टॉपिक ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम स्टूडियोज़ में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं इरफान खोखर साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपसे ये जानना चाहूँगी कि पेट्रोल की कीमत में तो इजाफा हो ही गया है, लेकिन गैस की कीमत में अब कितना इजाफा मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जिस तरह सुई गैस हर घर की ज़रूरत, इस वक्त एलपीजी भी हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। अभी हम मुसलमान हैं, हम बिल्कुल अभी इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हुआ है, हम उसको देखते हुए अभी से 15 दिन पहले ही जो प्राइस आनी है उससे पहले ही हम कीमतें बढ़ना मार्केट में शुरू हो गई हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अब जो भी पकड़ दकड़ होगी, जो भी मामलात होंगे, वो गरीब आदमी के लिए, वो गरीब दुकानदार के लिए प्रॉब्लम्स हैं, अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्रॉब्लम्स हैं, अब बात सेलर्स के लिए प्रॉब्लम्स है। बात यह कि ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए ताकि जो सरकारी कीमत है उसके ऊपर सप्लाई को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम तक सस्ती गैस मिले। अभी जितनी बददवाएँ मिलेगी, जितनी तकलीफ़ें उठाएंगे, वो गरीब आदमी उठाएगा। अब देखिए, ये सिलसिला अरसा दराज से चल रहा है, साल हो गया, हमजा की बहुत इस पर नज़र है, लेकिन हमारी ये गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि जो ओगरा नोटिफिकेशन करता है, जो हमने लास्ट में स्ट्राइक पे उनसे बात की, 2 रोज़ा मुज़ाकरात लाहौर में मैंने स्ट्राइक ख़त्म की, तो मैंने यही गुजारिश की कि आप नोटिफिकेशन निकालते हैं, आप सप्लाई को इंश्योर करें, सप्लाई को यकीनी बनाएं कि कीमत जब प्लांट से चले या इंपोर्ट हो या बाकी चीज़ें हैं, उनको देखें कि कहाँ पे एलपीजी की प्रॉब्लम्स है, किस जगह पे वजह है, तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी, फिर आवाम को सस्ती गैस मिलेगी। अब कभी मैं शर्मिंदा हूँ कि आवाम को सस्ती गैस नहीं मिली, लेकिन सिर्फ हमारा दुकानदार सेलर जो है वो तकलीफ में है, उसको पुलिस वाला बैठाता है, उसको प्राइस मजिस्ट्रेट बैठाता है, उसको एसी बुलाता है, उसके पास जो गैस आती है वो पीछे से बहुत महंगी आती है। उन चीज़ों को जहाँ से गैस की सप्लाई आ रही है उसको यकीनी बनाएंगे तो गैस मिलेगी, अदरवाइज एलपीजी सरकारी कीमत पे पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। अच्छा इरफान साहब, ये बताएं, सरकारी कीमत एलपीजी की है 201 रुपये फी किलो, ऐसा ही है? देखिए जी, ओगरा डोमेस्टिक स्टैंडर्ड की कीमत 201 रुपये फी किलो ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ओगरा 1 सिलेंडर की कीमत जारी करता है, चूँकि लोगों की कुव्वत खरीद ना होने की वजह से जो डिकेंडिंग्स होने के बाद जो पर केजी का रेट आप लोग बार बार टीवी पे लेके आते हैं, वो मेरे लिए एक मसाइल का बायस बनता है। मेरे लिए 2092 रुपये डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत है। अगर हमें 2092 से हमारा मार्जिन 200 रुपये सिलेंडर्स का है या कम है, उस पर मिलेगी तो हम बेचेंगे ना। और हमें ही अगर 2500-2600 का सिलेंडर मिलेगा तो हम कहाँ बेचेंगे, मुझे बताएं। अच्छा मुझे ये बताएं, 201 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत है जी। इस वक्त मुल्क भर में 220-225 रुपये फ़ी किलो बिक रही है। कराची के अंदर बाज़ इलाकों में 235 रुपये का भी रेट पहुंच गया है फ़ी किलो। आइंदा आने वाले दिनों में आप इसमें मज़ीद इजाफा देख रहे हैं? मैं आइंदा 24 घंटों में बहुत तेज़ी से कीमतों पर देख रहा हूँ। उसकी वजह तेज़ी से मुराद क्या है? बहुत तेज़ी से मुराद ये है कि एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज या इन गैस माफिया को लगाम डालने वाला कोई नहीं है। अगर लगाम डालने वाला होता तो 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स पे मुकदमात हुए, 2000 डिस्ट्रीब्यूटर पर उनको पकड़ा गया, उनको जुर्माने हुए, उनकी दुकानें सील हुई। पूरे पाकिस्तान में एक एलपीजी किसी इंपोर्टर का, किसी बड़े ताकतवर बंदे का लाइसेंस कैंसिल हुआ, शो का नोटिस तक जारी नहीं हुआ। लाइसेंस कैंसिल करना तो बहुत दूर की बात है। ओगरा ने लाहौर मीटिंग कॉल की, 2 दिन हमारी वहाँ पे मामला चले। सोहेल तारक साहब थे, सरबत असलम साहब, हम बहुत ताकतवर बहुत पुराने लोग बैठे, हम सब जोड़कर बैठे। उन्होंने ये निचोड़ निकाला कि प्रॉब्लम कहाँ पे। 2 रोज़ हम लोग साथ जोड़कर बैठे, बड़ी गर्मा गर्मी मीटिंग हुई। मैं मशहूर सोहेल तारक साहब, चेयरमैन ओगरा का, सोहेल तारक साहब मेंबर गैस का, कि उन्होंने हमने कहा कि निकालें इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम उसकी तरफ जाएँ। फिर चेयरमैन ओगरा लाहौर तशरीफ लाए, यार मेरे सिलेंडर्स के ऊपर वो फिर मार्केट में गए जहाँ पे सिलेंडर सेल हो रहा था, वहाँ पे के जो डिकेंडिंग जो शॉप्स है वहाँ पे गए। मैं ओगरा अथॉरिटी का, चेयरमैन का, मेंबर का, सरमद असलम साहब का, सोहेल तारक साहब का
और इकबाल भाई का बेहद मशकूर हूं कि कितनी महंगी होने वाली है आइंदा 24 घंटों में मजीद एलपीजी? देखिए ये बेलगाम घोड़ा है, हमजा बेलगाम घोड़ा हो चुका है। मैं कुछ भी इस पे अंदाजे के मुताबिक कुछ भी नहीं, अब मेरा ख्याल जल्द हैट्रिक मुकम्मल होगा। आप देखेंगे 10-20 रुपए कोई मुश्किल ही नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि आइंदा चंद घंटों में मुल्क भर में फी किलो एलपीजी की कीमत 300 रुपए हो जाएगी? नहीं, 300 रुपये नहीं होगी। बात यह कि 10-20 रुपए किलो मजीद बढ़ सकती, चूँकि टोटल जो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट जो है जो ऊपर गई है उसको फोरकास्ट करें तो मैक्सिमम 10-20 रुपए से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन बात ये अगर खुदा ना खास्ता कोई सप्लाई चेन टूट जाए या बहुत बड़ा जैसा फ्लड आया था कोई प्रॉब्लम आ जाए, अब सिर्फ प्रॉब्लम ये कि डॉलर की बहुत ऊंची उड़ान है, डॉलर की वजह भी है और इंटरनेशनल अभी आपने कहा ना कि अनकरीब मैं देख रहा हूँ कि ट्रिपल सेंचुरी कर लेगी एलपीजी की कीमत, तो 300 रुपए फी किलो होने के खदशात हैं। मैंने हैट्रिक बोला है, मैंने ट्रिपल सेंचुरी नहीं बोला। हाँ, हैट्रिक अगर आप कह लें तो सेंचुरी तो देखिए सेंचुरी तो जिस वक्त भी शार्ट होती है, हैट्रिक से मुराद आपकी क्या है? देखिए हैट्रिक जब होती है ना, हम हमारी ईद त्यौहार आता है, पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती होती हैं, ईद त्यौहार आता है, रमज़ान आता है, मुहर्रम आता है, आप उस वक्त हम लोग मुसलमान हैं, हम मतलब हम हैट्रिक भी करते हैं, हम ट्रिपल सेंचुरी बल्कि 4 सेंचुरियाँ करते हैं। हमें यहाँ पे जब फ्लड आया तो हमने 400 रुपये किलो एलपीजी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान में अगर मैं मुख्तलिफ शहरों की बात करूँ तो सबसे महंगी गैस और सबसे ज़्यादा कराची में बिकती है, आपको भी मालूम है। बहुत बड़ा शहर है। अच्छा, अब इस वक्त 240, इस वक्त मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर लाहौर रीजन है। अच्छा चले, मैं आपकी बात रख लेता हूँ, लेकिन अगर मैं बिजनेस के हवाले से बात करूँ तो कराची सबसे ज़्यादा बिजनेस देने वाला शहर है। तो 240-250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर एलपीजी बिक रही है मुख्तलिफ इलाकों में। आइंदा अगर 24 घंटों में गैस की कीमत में मज़ीद इजाफा हो जाता है, आप कह रहे हैं 10 रुपये 20 रुपये, तो 270-280 रुपये फ़ी किलो हो जाएगी। सर मैं फिर एक दफ़ा आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अब बहुत सीनियर साथी हैं मेरे जो केजीज़ की बात है, फिर कहूँ कि हमारे ओगरा डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स का रेट देता है। ये लोगों की कुफ्ते खरीदने को चाहिए, डिकेनिक शॉप से बनी वो किलो का रेट आप अकाउंट करते हैं, लेकिन वो मेरे लिए बड़ी वाले जान चीज़ें बनती हैं। आप किलो का रेट, चूँकि आपका मौक़िफ़ होता है कि आप आम आदमी को, एक आम आदमी को समझ लीजिए, मैंने लफ्ज़ फ़ी किलो इस्तेमाल किया है। देखिए आप आम आदमी को समझाते हैं, मेरे जो सेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो मेरी ऐसी ले दे करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखने कि आम आदमी को समझाने के चक्कर में मेरी जो आप लोग करते हैं, गुजारिश ही है कि ये जब तक अवामी सवाल ही करेंगे ना हम तो आपसे, देखिए आप अवामी सवाल करेंगे तो एक आम आदमी कैसे समझेगा? हम सब बिल्कुल आप अवामी सवाल करेंगे। मैं आप इसीलिए आपकी जो इस पूरी इंडस्ट्री पे, पूरी कॉमर्स पे नज़र है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे तक सवाल करें, मैं उन गोरख धंधे तक पहुँचाऊँगा जो कर रहे हैं। मैं कभी भी आपके सामने ना झूठ बोला, इंशाल्लाह ताला ना झूठ बोलूँगा। मैं किसी का हमायती, किसी का पार्ट नहीं हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आज एलपीजी इतनी महंगी हो रही है, देखें हम सेलर पकड़ा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ा जा रहा है, दुकानदार जलील ख्वार हो रहा है, कोई ताकतवर बंदे को पकड़ने वाला नहीं। इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। अच्छा, ये सब लोग अंधे बह रहे हैं। अच्छा ये बताएं कोकर साहब, चले 270 रुपये 280 रुपये फ़ी किलो भी हो जाएगी गैस, कोई परेशान हाल नहीं होगा, गरीब आदमी पिसता रहेगा जैसे पिस रहा है। ये एलपीजी इंपोर्टर्स जो हैं ये कौन है? मतलब आप देखें डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे पाकिस्तान के ना, आपको पता होगा कि भाई एलपीजी इंपोर्टर के पीछे फला लोग हैं, फला डिपार्टमेंट्स हैं, या फला कोई वडेरा है, कोई जागीरदार है, कोई पार्लियामेंटेरियन है। ये एलपीजी इंपोर्टर आखिर है क्या भला जो सबसे ताकतवर है? हमजा मैं तो बोल दूंगा, आप चलाते नहीं हो। आप नहीं, हम चलाएंगे ना, आप मुझे नहीं चलाते अपना। आप ये प्रोग्राम में बैठ के बात कर सरकारी, आप देखें, आप सरकारी इंपोर्टर्स आपके पता है SAGC है। अच्छा, देखें उन्होंने इतनी बड़ी लेवल की ब्लैक मार्केटिंग की है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं। फिर मैंने एक और कर दूं, उन्होंने कहा कि ओगरा का नोटिफिकेशन है वो इंडिजिनस का है। सारे SAGC के इंपोर्टर्स हैं? देखें या और भी हैं इसके अलावा? सबसे पहले पेपरा रूल की जिनको छूट मिली वो SAGC गवर्नमेंट प्रोड्यूसर है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंपोर्टर जो है या OGTC लोकल प्रोड्यूसर, वो अपने स्टेट कंपनी को गैस देते, फिर भी मामला ठीक हो जाता। वो आपको नवाजते, मुझे नवाजते, फिर हम लोग सारे मिलकर ब्लैक करते। एलपीजी लोकल प्रोड्यूसर और एलपीजी इंपोर्टर्स वो अपनी स्टेट कंपनी को गैस पूरी दे दें। फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने पेपरा रूल की छूट दी या पीपीएल की जो एलपीजी तमाम जाती, मैं फिर कहता हूँ गवर्नमेंट की कंपनी पीपीएल है, वो जब उनके पास गैस होती है वो ओपन करते, सब जितनी
281 कंपनियां सबके लिए ओपन अवेलेबल है, जो पहले आता है उसको मिल जाती है। इसी तरह मैं चाहता हूँ OGDC का सिलसिला भी होना चाहिए। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इम्पोर्ट आए तो SAGC का सिलसिला इसी तरह हो, ताकि ओपन हर बंदे को गैस मिले। जब हर बंदे को वो गैस मिलेगी तो गैस इतनी महंगी कभी नहीं होगी। 1800 मेट्रिक टन का एक जहाज पोर्ट कासिम पे खड़ा रहा 120 दिन और बिल आखिर वो वापस चला गया जुर्माना देकर। क्या कहानी है इसके पीछे? बहुत लंबी कहानी है जो आप सुनना नहीं चाहते थे, मैं सारी कहानी लेके आया हूँ और बड़ी खूबसूरत कहानी है। तो उसके लिए जो है ना बहुत से ताकतवर लोग, देखें मैं कोर्ट में हाजिर। ये जहाज आया क्यों था, किससे मंगाया था, पहले तो ये बताएं। देखिए आप फिर सवाल करते हैं कि आम बंदे को इसीलिए मैं समझ आनी चाहिए। गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं वो एक सारी कहानी और तरह की है। एक जहाज आया, वो पाकिस्तान पहुंचा आज से 1 महीना 20 दिन कबल। अब मजे की बात है कि मुझे तकलीफ इतनी है, ना वो मेरा जहाज था ना आपका जहाज था, मुझे तकलीफ इतनी है कि वो 120 दिन पानी में खड़ा रहा और फिर वापस चलेगा। ना हमारे पास डॉलर है ना हम LC तो आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कितनी जग रसाई हुई। हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी जाती लड़ाइयों में पड़ जाते हैं। जाती लड़ाइयों में कौन सी जाती लड़ाई थी जिसकी वजह से हमें जहाज को देखिए वो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और ये पूरी कहानी नहीं खत्म। मुख्तसर अंदाज में बता देना, दरिया को कूजे में बंद करके बता दें। देखिए मैं आपको ये किताब पूरी दे देता हूँ, आप पढ़ते रहिएगा, फिर मुझे बुला लीजिएगा। आप चला नहीं पाते, मैं फिर मुझे कहता हूँ आप चला नहीं पाते, चीजों को नहीं चला पाते, आपकी मजबूरियां अपनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी इरफान साहब एक बड़ा जहाज, देखें मेरी बात सुने, ओमान से एक बड़ा जहाज आया LPG का 1800 मेट्रिक टन का, पाकिस्तान में पहुंचा, पोर्ट कासिम में खड़ा रहा 120 दिन, डेमरेजेस दिए लाखों के और फिर वो वापस चला गया ओमान। हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, कोर्ट में ये मामला चला गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जहाज़ यहाँ पे मंगवाया किसने था, इस जहाज़ को यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया और ये मामला अदालत में क्यों गया और जग हसाई का सबब क्यों बना ये मामला। मैं ये मुख्तसर सी बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप अगर सहल अंदाज में बता देंगे तो एक आम आदमी को समझ में आ जाएगी। बिल्कुल ये जहाज़ आया आज से एक माह 20 दिन पहले ये जहाज़ आया और SAGC टर्मिनल के ऊपर उनको रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने रिक्वेस्ट के लिए वो डिले किया गया। फिर वो डिले की वजह से वो मीकॉम एक कंपनी थी, उन्होंने ये जहाज़ मंगवाया था, प्राइवेट कंपनी ने जहाज़ मंगवाया था। तो वो जहाज़ 1.5 करोड़ रुपया SAGC को वो एडवांस के तौर पे अदा कर दिया गया ताकि वो जहाज प्रॉपर लग सके। अब वो उसके बाद SAGC ने इस रकम के बाद NOC दी थी जी, SAGC ने उनको कहा लगा ले। सही है। तो इन बिटवीन सिलसिला शुरू हुआ, वो जहाज नहीं लग सका। जब उन्होंने देखा कि ये जहाज लड़ाई झगड़े में चल पड़ा है तो वो उन्होंने कहा कि हम इसको वापस लेके जाते हैं। जो वापस लेने जाने के चक्कर में सिस्टम में जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए, उसके बाद एक तीसरी पार्टी निकली, उन्होंने जाकर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। तीसरी पार्टी कैसे निकली, कौन है? कोई फेक डॉक्यूमेंट्स शामिल करके कोई हुर बुखारी साहब, उन्होंने जाके स्टे ले लिया। वो जब स्टे चला, वो चलते करते उन्होंने क्लेम किया जी हमारा इसमें हमने बैंक के दिए तकरीबन $1 लाख दिया था। अब वो $1 लाख दरम को कैलकुलेट करते करते वो $1 लाख तो सिर्फ वो हो गया जो उन्होंने क्लेम किया, जो बतौर गारंटी SAGC से कोई बातचीत हुई आपकी? बतौर गारंटी वो हाई कोर्ट में जमा कर दिया गया $1 लाख। अब उसके बाद दूसरा उसको नुकसान क्या हुआ, 120 दिन का, वो 120 दिन जब मैं पानी में खड़ा रहा तो उसके ऊपर डेफिनेट सिक्योरिटी एजेंसीज के वो भी क्लेम बनता है, वो भी उनके साथ मेहरबानी उन्होंने की, उन्होंने वो करके उसको रिलीज कर दिया। उसके बाद पोर्ट कासिम की बारी आ गई। पोर्ट कासिम ने भी उनको कहा जी रोटी कपड़ा हमने दिया और पानी दी, उनका भी बहुत बड़ा बिल बन गया। उन्होंने खुदा के लिए हमें जान छोड़ दे, हमें से जो लेने लगे हम अपने मुल्क चले जाएं। वो जहाज 1 महीना 20 दिन के बाद सारे पेमेंटें करने के बाद मुल्क से वापस चला गया और अभी अदालत में वो केस लगेगा, अभी वो चेहरे बेनकाब होंगे। अब मुझे बहुत से लोगों ने परसू किया कि उसको सरकारी इदारों से आपने मुलाकातें की, इस हवाले से कंसर्न अथॉरिटीज से आपने मुलाकातें की, उनके सामने आपने डॉक्यूमेंट्स रखे, वहाँ से क्या जवाब आया आपको? अब मेरी गुजारिश है कि एजेंसी पाकिस्तान की जितनी भी हैं, लोगों ने मुझे परसू किया, ये लेके हम सब कुछ लोगों ने, सब लोग जानना चाहते हैं ये क्यों हुआ, आप जिस तरह जानना चाहते हैं। तो मेरी तमाम
फेडरल एजेंसी से दरख्वास्त अच्छा, ऐसे जहाज मंगवाने की इजाजत है पाकिस्तानी लॉ में? बिल्कुल, जहाँ सब लोग आ रहे। बात ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, बकायदा ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए मुल्क के लिए बदनामी का बायस पार्टी बन के रहे। पीछे कौन है? बिल्कुल उनको बेनकाब किया जाए, इन इदारों का काम है। आपका मेरा काम नहीं, इन इदारों का काम है, ये अपनी ड्यूटी निभाएं। मैं क्या हूँ, मैं जाकर के मैं अब फिर इंशाल्लाह ताला बाकी जो मुझे लिख के उन्होंने भेजा है, सब ने सारी एसोसिएशन ने, बाकी लोगों ने यकीन किया, मैं जाऊंगा और उन इदारों के सामने जाऊंगा, मेहरबानी करके इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि ऐसे चेहरे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं उनका सदबाब किया जाए, ताकि मुल्क में एनर्जी क्राइसिस, ताकि मुल्क में एनर्जी क्राइसिस कम हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, आपने इरफान खोखर साहब की बात सुनी। उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में गैस की कीमत में मजीद एक बड़ा इजाफा देखने में आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान खोखर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मशहूद अली ख़ान साहब, ऑटो एक्सपर्ट हैं और सनतकार भी हैं। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब आपके कीमती वक्त का। आपसे मैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के हवाले से जानना चाहूँगी, महंगाई की वजह से लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल कितनी हद तक मुतासर हुआ है, और निगरान हुकूमत के आते ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, LPG की कीमत में इजाफा होने को है। इस हवाले से आप इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लास्ट 15 मंथ से अगर हम देखें तो वो जो पॉलिसीज होती है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या उनकी फेवर के लिए, तो हमें कोई ऐसी पॉलिसी लास्ट 15 मंथ से नज़र नहीं आई। और जो नई इंटर्न गवर्नमेंट आई है, जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, उनके आने के साथ ही 48 घंटे में आपकी फ्यूल प्राइसेस बेतहाशा बढ़ गई, मतलब 17 रुपये पर लीटर। तो ये किसी भी तरीके से इंडस्ट्रीज के लिए सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी इंडस्ट्रीज है वो लॉजिस्टिक पे चले जाइए तो वो कॉस्ट बढ़ा देगा। रॉ मटेरियल जो लोकल परचेज कर रहे हैं आप, उनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो लामाइला ये प्राइसेस मजीद इंक्रीज होगी। और इस वक्त आप 15 मंथ्स जो गुजरे हैं गवर्नमेंट के लास्ट, आप देखें आपकी परचेजिंग पावर बड़ी ड्रास्टिकली नीचे आई है। ऐसी सूरत हाल में लार्ज स्केल, वो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का, और किसी भी तरीके से उनके लिए मुस्बत ये नहीं रखता। अच्छा मशहूद साहब, एक ऑर्डर मिल गया है एक कंपनी को, पाकिस्तानी कंपनी को एक्सपोर्ट का, और उसने बाकायदा उस ऑर्डर को फुलफिल भी किया और यूएई एक्सपोर्ट भी किया। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है कि हम अब एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं ऑटो सेक्टर के हवाले से, और बड़ी खुशाइन बात है। मतलब 2 साल से जो ज़बूहाली की जानिब गामज़न है हमारा ऑटो सेक्टर, उसके लिए तो इस वक्त एक बड़ी खबर है। जी देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान की, इसमें आपको जो भी कंपनी, नेशनल कंपनीज हैं, वो अपने आप को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी ही डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास अभी दूसरे कोई ज़राए नहीं है जहाँ से आपकी अर्निंग हो। तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा कि आप एक्सपोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो। जिस कंपनी ने ये इनिशिएटिव लिया है वो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर से लास्ट 40 ईयर्स से, अब उन्होंने एक डिज़ाइन की एक मशीन, और मशीन को एक्सपोर्ट किया यूएई मार्केट में। ये मेरे ख्याल से एक मीडियम क्लास की कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि वो पार्ट से मशीन डेवलपमेंट पे आ गया है। तो इसमें ज़ाहिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मजीद गुंजाइश मौजूद है और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। अच्छा मशहूद साहब, आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद टैक्सेस ऐड ऑन होंगे, मज़ीद इंटरेस्ट रेट में इजाफा हम देखेंगे, मज़ीद महंगाई की लहर आएगी, लिक्विडिटी क्रंच है, डॉलर के हवाले से आपको पता है कि अभी भी LCs खुलने के मसाइल जू के तू हैं। तो आप क्या समझते हैं, ऑटो सेक्टर को कहाँ पे देख रहे हैं आप? ऑटो सेक्टर सर आने वाले कल के लिए बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में चला जाएगा, क्योंकि हम लास्ट 15 मंथ्स में, मैं फिर बोलूँगा, बड़ी पुरुमीद थे कि जो गवर्नमेंट नई आई थी उसमें डार साहब की मौजूदगी में होते हुए हमने ये देखा था कि शायद इंडस्ट्रीज़ की कोई फेवरेबल बातें होंगी, कोई पॉलिसीज़ बनाएंगी, मगर लास्ट 15 मंथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आने वाला कल जो है मज़ीद चैलेंजेबल होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। प्राइसेस आप देखिए ऑलरेडी बहुत आसमान पर चली गई हैं, परचेजिंग पावर नहीं है। आपकी फ्यूल प्राइसेस जो अभी कल बढ़ी हैं, इससे कि आपकी रनिंग कॉस्ट जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। इस रनिंग कॉस्ट में लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा कि गाड़ियाँ ले सकें।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मशहूद अली खान साहब, सनतकार हैं, इसके अलावा ऑटो एक्सपर्ट हैं, और उनकी जानिब से भी कहना था कि निगरान हुकूमत के आते ही महंगाई की एक नई लहर आई है और मज़ीद महंगाई की लहर आएगी, जिसकी वजह से सनतकार बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हुए हैं। सनतें बंद होने को हैं, तबाही के दहाने पे हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रुक चुकी है, LC पे कंटेनर्स फंसे हुए हैं, लेकिन हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि इन तमाम तर मुश्किलात से निकला जा सके। और निगरान हुकूमत के आने के बाद अभी निगरान हुकूमत को सेटल होने में भी वक्त लगेगा, पाकिस्तान के मईशत को सेटल होने में अभी वक्त लगेगा, और तब तक जितने भी सनतकार हैं, जितने भी गरीब आवाम हैं जो महंगाई की वजह से इस वक्त शदीद मुतासिर हैं या पिसे हुए हैं, उनको महंगाई के हवाले से कोई रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और हमजा गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।